निर्देशक ने सहमति जताते हुए हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक वास्तुकला है ना? प्रकाश व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और महल कुछ रहस्यमय लग रहा है, निर्देशक ने कहा और सार्थक ने सिर हिला दिया। ये निश्चित रूप से ऐसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। मूल रूप से इसका उद्देश्य दिव्य शहर के जितना संभव हो सके उतना करीब एक शहर का पुनर्निर्माण करना था। लेकिन उस जगह की वास्तुकला इतनी अनोखी है कि अगर हम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक और क्षमताओं का उपयोग भी करें तो भी हम इसे नहीं बना सकते। अंत में ये प्रयास बचा रहा जो अभी भी आकर्षक है, उन्होंने कहा और फिर सार्थक की ओर देखा। यदि आपको वास्तुकला पसंद है तो आप विश्व के केंद्रीय शहर का भ्रमण कर सकते हैं। ये दिव्य शहर के सबसे निकट है, हालांकि वे अभी भी दिव्य शहर के वास्तविक सार को पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं। सार्थक को आश्चर्य हुआ, वह दिव्य शहर? मुझे केवल वही पता है जो प्रोफेसर रीगन ने मुझे पिछली बार बताया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लाखों साल पुराना शहर है। मुझे इस पर कुछ शोध करने की कोशिश करनी चाहिए, उसने सोचा और निर्देशक को सिर हिलाया जो मुस्कुराया। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, किसी और दिन तुम इस जगह को और विस्तार से देख सकते हो, वह बोला। जल्द ही बाज इस जगह के मुख्य महल पर उतरा। कोई उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। निर्देशक नोआह, आपका स्वागत है, उनका स्वागत करने आए व्यक्ति ने कहा और नोआह डेविस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बहुत दिनों से नहीं मिले बेटा, लगता है तुम हाल ही में और भी मजबूत हो गए हो। मैं तुम्हें अपने छोटे से बाज की देखभाल का जिम्मा सौंप रहा हूँ, नूह ने जवाब दिया और उसके सामने खड़े आदमी ने सिर हिला दिया। तभी एक आदमी उसके पीछे आया। हाँ, नोआह डेविस, बहुत समय हो गया मिलते हुए, उस आदमी ने कहा, जिससे नोआह ने ऊपर देखा और पाया कि एक 2 मीटर लंबा आदमी खड़ा उनकी ओर देख रहा था। नूह ने उसे देखकर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पुराने दोस्त कैसे हो? और वे दोनों एक पल के लिए गले मिले। लंबे आदमी ने सार्थक और इसला की तरफ देखा, वह विजेता है। मैंने सुना है कि वह एक पुरुष था, उसने कहा और फिर नूह ने उनका परिचय कराया। ये मैथ्यू डिट्रिच है जिसने टूर्नामेंट जीता है। ये पहली बार है जब किसी नए खिलाड़ी ने टूर्नामेंट जीता है, इसलिए मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। और यह इसला मूर है, उसकी साथी, उसने जवाब दिया। दोस्तों, ये रयान एडम्स है, 3 अकादमी लीडरों में से एक। उसे ऐसे मत देखो, वह अपने रवैये के कारण एक बच्चे जैसा दिखता है। यह आदमी इतना ताकतवर है कि वह मुझे एक मुक्का मारकर सुला सकता है। हा, उसने कहा। उसकी पहचान से सार्थक और इसला स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हो गए। 3 नेताओं में से एक, उन्होंने आश्चर्य से सोचा। मैंने सुना था कि 3 अकादमी लीडर इतने शक्तिशाली थे कि उनकी मौजूदगी से डर लगता था, लेकिन यह व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि वह इतना शक्तिशाली है, सार्थक ने सोचा। फिर भी वह डायरेक्टर नूह के शब्दों पर संदेह नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने तुरंत उसका अभिवादन किया। नमस्कार मिस्टर रयान, आपसे मिलकर खुशी हुई, दोनों ने कहा और रयान एडम्स खुशी से मुस्कुराया। हाँ, ठीक है, इस बूढ़े आदमी पर ध्यान मत दो। लड़की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें मिस सोफिया की अधीनस्थ होना चाहिए, है ना? रयान ने पूछा और इसला ने सिर हिला दिया। हाँ मिस्टर रयान, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? उसने संदेह से पूछा और रयान ने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मिस सोफिया ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा था कि तुम उससे मिलने जाओ। जाहिर है कि वह पहले से ही जानती थी कि तुम आ रहे हो, इसलिए उससे मिलने जाओ, उसने जवाब दिया, जिससे इसला आश्चर्यचकित हो गई। क्या मैडम को पता था कि मैं आ रहा हूँ? हे भगवान, उनसे ऐसी क्या उम्मीद थी? इसला ने सोचा, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। सार्थक, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें अपनी लेडी से मिलवाना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चली गई। सोफिया तो इसला मर्फिस की अधीनस्थ है, सार्थक ने सोचा। उसने सुना था कि यह मिस सोफिया कई मायनों में अनोखी है। फिर भी उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। युवा मैथ्यू, मेरे पीछे आओ। बूढ़े आदमी, कार्यालय में मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कई बातें करनी हैं, रयान ने कहा, बाकी 2 से बात करते हुए और सार्थक को महल के चारों ओर घुमाने के लिए ले गया। उन्हें 1 घंटे से अधिक समय तक नीचे और ऊपर चलना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब सार्थक को लगा कि वे अब उस महल में नहीं हैं। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हे भगवान, 1 घंटा चलने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अंदर हूँ, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अंदर नहीं हूँ। वह तब तक सोचता रहा जब तक कि उन्होंने एक बार फिर चांदनी नहीं देखी। ओह, आखिरकार बाहर, सार्थक ने सोचा। हालांकि वे यहीं नहीं रुके। जल्द ही वे नीचे जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ गए और 20 मिनट तक नीचे की ओर चले, फिर 30 मिनट तक ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़े। रास्ते भर उसने कई लोगों और अलग अलग चीज़ों को देखा। इस जगह पर अजीबोगरीब खेती के खेत थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहां तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उसने तो मरे हुए लोगों को भी देखा था। अंततः वे पुनः सतह पर आ गए।
महल, सार्थक ने आश्चर्य से कहा। हम इतने लंबे समय तक कैसे चल पाए और फिर भी एक ही स्थान पर कैसे पहुंचे? उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन ऊपर देखा और तारे नहीं दिखाई दिए। क्या हम भूमिगत हैं? उसने सोचा। रयान एडम्स थोड़ा हंसे। हा, नहीं, ये महल नहीं है, लेकिन साथ ही ये महल का हिस्सा है। जब आप यहाँ आए तो आपने इसे नहीं देखा क्योंकि यह जगह भूमिगत है। यह जमीन के नीचे बना एक महल है। यह मुख्य महल से बड़ा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, उसने कहा, और वे विशाल प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। विशाल महल का द्वार मजबूत दिखता था और अजीब तंत्र के साथ काम करता था। रयान एडम्स आगे बढ़े और दरवाजे के खुले हिस्से में एक छोटा सा काट डाला। जल्द ही दरवाज़ा हल्का सा चमक उठा और खुलने लगा। बेटे, तुम्हारे सवालों के जवाब इस दरवाजे के दूसरी तरफ हैं। तुम जो भी जांच करना चाहते हो वह तुम्हारे लिए उपलब्ध है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए केवल 24 घंटे हैं। इसलिए तुम जो जांच करना चाहते हो उसे बहुत अच्छी तरह से चुनो। जानकारी के अनुसार सबसे शक्तिशाली लोग जब इस स्थान पर आते हैं तो वे अतीत के सिद्धांतों और विभिन्न क्षमताओं के बारे में शोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, उन्होंने कहा और अपने कंधे को थपथपाया। आप 24 घंटे में क्या पता लगा सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है, उन्होंने कहा, और उसे अंदर धकेलने के बाद दरवाजा फिर से बंद हो गया और निर्देशक मुख्य महल में वापस आ गया। तो भूमिगत महल वास्तव में पुस्तकालय है। लेकिन सार्थक ने सोचा और आगे और ऊपर की ओर देखा। हे भगवान, यह क्या है? ये तो बहुत बड़ा है, उसने सोचा। पुस्तक अलमारियों की विशाल संख्या का पता ही नहीं चल पाया और कई मंजिलें ऐसी थीं जिनमें पुस्तकों से भरी अनगिनत अलमारियां थीं। उन्होंने कहा कि यह स्थान एक राज्य जितना बड़ा है, क्योंकि यह अंतहीन होने का एहसास देता है। आप जहां भी जाएं या जहां भी जाएं, आपके सामने सिर्फ किताबों की ढेर सारी अलमारियां और किताबें ही होंगी, किताबों से भरी मेजें और ऐसी ही दूसरी चीजें। उसने इधर उधर देखा और पाया कि दूर दूर तक कई लोग पढ़ रहे थे। उनमें से किसी ने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए सार्थक को समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। यह इतना बड़ा है कि 24 घंटे भी कम लगेंगे, सार्थक ने सोचा और आह भरी। फिर वह जांच करने के लिए अलमारियों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। यह आदमी लंबा और सुंदर कपड़े पहने हुए था। वह लाइब्रेरियन जैसा दिखता था, लेकिन थोड़ा रहस्यमय था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भौहें सिकोड़ लीं। छात्र, तुम कौन हो? तुम फर्स्ट एकेडमी से नहीं हो, लेकिन तुम्हें यहाँ बूढ़ा रयान लेकर आया है, उसने पूछा, और सार्थक ने सम्मानपूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया। सर, मेरा नाम मैथ्यू डिट्रिच है। मैं सेकंड एकेडमी हॉल टूर्नामेंट का विजेता हूँ, सार्थक ने जवाब दिया, और बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया। ओह, डिट्रिच, दिलचस्प है बच्चे, अच्छा उपनाम। और अगर आप द्वितीय अकादमी के विजेता हैं तो मुझे लगता है कि आप इन सभी अलमारियों में मौजूद कौशल और सिद्धांतों पर शोध करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं अधिक प्रभावी सामग्री खोजने के लिए दूसरी मंजिल पर जाने की सलाह दूंगा, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सार्थक ने अपना सिर हिला दिया। मैं कौशल या ऐसी चीज़ों की तलाश में नहीं हूँ, मैं अतीत के इतिहास से शोध करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तरह की किताबें कहाँ पा सकता हूँ? सार्थक ने पूछा। बूढ़ा आदमी हैरान था और एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या तुम्हें इतिहास में रुचि है, बेटा? वृद्ध व्यक्ति ने पुष्टि के लिए पूछा, और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। ये सही है, इसीलिए मैं अतीत से जांच करना चाहता हूँ, खासकर 5 मिलियन साल से भी पहले की जानकारी, अगर संभव हो तो 10 मिलियन साल पहले की, सार्थक ने जवाब दिया। तब वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपना हाथ दाईं ओर ले जाकर दूर मेज पर रखी एक छोटी सी पुस्तक अपने हाथ में खींच ली। फिर उन्होंने इसे कुछ देर तक पढ़ा और अंततः सार्थक को सौंप दिया। जहां लिखा है वहां जाओ, तीसरी मंजिल। मुझे लगता है कि केवल वहां ही तुम इतने पुराने समय की जानकारी पा सकते हो, वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। शुभकामनाएं बच्चे, मुझे आशा है कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हें मिल जाएगा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब, सार्थक ने जवाब दिया और उस किताब को देखने के बाद जो एक नक्शा जैसी दिख रही थी वह उस स्थान की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही वह दूसरी और फिर अंततः तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। यहां आकर उन्होंने किताबें देखनी शुरू कीं। इस जगह पर बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन उन पर अलग अलग नाम थे, और प्रत्येक शेल्फ पर उस युग का नाम लिखा था जिसमें वे लिखी गई थीं या जिससे प्रेरित थीं, क्योंकि वहां उस युग की काल्पनिक कहानियां भी थीं। सार्थक ने जगह जगह अलग अलग शीर्षक वाली किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, और कभी कभी वह कोई किताब उठाकर उसमें सरसरी निगाह डालता, लेकिन जब उसे वह किताब नहीं मिलती जिसे वह ढूंढ रहा था तो वह उसे फिर से बंद कर देता और नई किताब की तलाश करता। उन्होंने पाया कि अतीत के इतिहास से संबंधित अधिकांश पुस्तकें 1 लाख से 10 लाख वर्ष पुरानी थीं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसी पुस्तकें भी मिल जाती थीं जो इससे भी अधिक पुरानी थीं।
इन पुस्तकों के ऊपर जमी धूल से यह पता चलता था कि इन्हें कई वर्षों से नहीं पढ़ा गया था, लेकिन सार्थक ने जल्द ही खुद को इनमें डूबा हुआ पाया और कुछ पुस्तकें पढ़कर सुना दी। कहानियों और कल्पना के प्रेमी के रूप में यहाँ की पुस्तकों की आकर्षक कहानियों ने उन्हें कई दिनों तक खुद को बंद करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर भी वह जानता था कि इस बार उसके पास समय कम है, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए और अधिक गहराई में जाने लगा तथा उन पुस्तकों की तलाश करने लगा जहाँ से उसे वह जानकारी मिल सके जो उसे चाहिए थी। कभी कभी उसे ऐसी पुस्तकें मिल जाती जिनमें इस कबीले डिट्रिच का उल्लेख होता जिसके बारे में वह बहुत खोजबीन करना चाहता था। उदाहरण के लिए उस समय की कहानी जब डिट्रिच कबीले ने सूरज को नष्ट कर दिया था। भले ही यह सिर्फ 1 मिलियन साल पहले किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कहानी थी जो उसके विचारों पर आधारित थी, फिर भी इसे पढ़ना दिलचस्प था। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वे जांच करना चाहते। जब वह पुस्तकालय के एक कोने में पहुंचा तो उसका ध्यान कई अन्य पुस्तकों के बीच छिपी एक पुस्तक की ओर गया। जैसे ही उसने इसे देखा तो वह नाम नहीं देख सका क्योंकि यह पलटा हुआ था, लेकिन उसे पुस्तक के पृष्ठ अजीब लगे क्योंकि वे बहुत पुराने और मोटे लग रहे थे। अतीत की कोई किताब, उसने सोचा और उसे उठा लिया। फिर भी उसके बगल में एक और किताब थी जो थोड़ी छोटी थी। क्या ये चिपका हुआ है? सार्थक ने संदेह से सोचा और उन्हें अलग करने की कोशिश की क्योंकि वे किसी तरह के गोंद से एक साथ चिपके होने का एहसास दे रहे थे। फिर भी दोनों किताबें ऐसे अलग हो गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ कोई गोंद या ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए सार्थक को लगा कि उसने गलत देखा है। फिर भी उसने दोनों किताबें अपने हाथ में पकड़ लीं। ये दूसरी किताब कुछ समय पहले की लगती है, शायद हजारों साल पुरानी, सार्थक ने सोचा जब उसने उस छोटी किताब को देखा जो यहाँ फिट नहीं हो रही थी। यह अपेक्षाकृत नए डिज़ाइन वाली पुस्तक थी, यह अन्य पुस्तकों की तरह नहीं दिखती थी जो पुरानी होने का एहसास कराती थीं। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नई किताब से हटाकर पुरानी किताब पर केंद्रित कर दिया। कितना अजीब है, नाम तो काली स्याही से ढका हुआ था। सार्थक ने सोचा, कवर को देखते हुए और किताब के शीर्षक और इसे किसने लिखा है के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए। फिर भी सारी जानकारी काली स्याही से ढक दी गई थी, इसलिए कोई भी एक नज़र में कुछ भी नहीं देख सकता था। इसलिए उसने उन चीज़ों को देखना बंद कर दिया और किताब खोल ली। पहली चीज़ जो उसने देखी, उसने उसकी आंखें खींच लीं। डिट्रिच युगाय, लेखक पॉल हॉफमैन। ओह, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा और बिना सोचे समझे फर्श पर बैठकर पढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिल गई है। डिट्रिच युग को वैम्पायर देवताओं का युग भी कहा जाता है। यह इस वैम्पायर दुनिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग है। ये वह समय था जब पिशाच अपनी चरम शक्ति पर थे और इस दुनिया में अमर अस्तित्व मौजूद था। पृथ्वी पर प्रचलित मान्यता से अलग, पिशाच स्वभाव से अमर प्राणी नहीं होते। हालांकि यह सच है कि वे मनुष्यों की तुलना में कई साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे अमर नहीं होते, या कम से कम शुरुआत में तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, उन्हें अमरता प्राप्त होती जाती है। और उस युग में जिसे पिशाचों ने बहुत सराहा था, अमर प्राणी इस दुनिया में हर जगह मौजूद थे। वे आकाश में तारों जितने असंख्य थे, लेकिन किसी तरह उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। हालांकि वे अमर थे, लेकिन वे अजेय नहीं थे, इसलिए एक मान्यता है कि इतिहास में किसी समय एक युद्ध ने उन्हें मार डाला। हालांकि कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। लेकिन इतने सारे अमर प्राणियों के अस्तित्व और पिशाचों के लिए इतने महत्वपूर्ण युग का श्रेय हमेशा डिट्रिच कबीले को दिया जाता है, क्योंकि उनके पतन के बाद दुनिया में अमर प्राणी फिर कभी प्रकट नहीं हुए। यही कारण है कि पारखी लोगों की दुनिया हर उस चीज़ में दिलचस्पी रखती है जो उस युग या उस वंश की कहानी हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें कोई बोध हो जाए और वे अमरता प्राप्त कर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। यही कारण है कि यह शीर्षक इतना आकर्षक और महत्वपूर्ण था। इसके अलावा परिचय और भी दिलचस्प था। मैं पॉल हॉफमैन, कबीले हॉफमैन का नेता, अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा कबीले डिट्रिच के अधीनस्थ के रूप में जिया है। हमारे नेताओं की कृपा से मेरा कबीला डिट्रिच के नीचे के 5 प्रमुख कबीलों में से एक बन गया, जिसे आप कभी डिट्रिच युग के रूप में जानेंगे। आज डिट्रिच युग समाप्त हो गया है, इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जिसे मैं इतिहास के पन्नों में भुलाना नहीं चाहता। इस दुनिया में मौजूद सबसे महान कबीले की कहानी, डिट्रिच कबीले और उसके पतन की कहानी। हॉफमैन कबीला, क्या इसका हॉफमैन के खूनी साम्राज्य से कुछ लेना देना हो सकता है? मैंने सुना है कि यह उस साम्राज्य का नाम है जहां मैं हूं। सार्थक ने सोचा, और जितना अधिक वह पढ़ता गया उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। हर बार जब वह डिट्रिच कबीले का नाम पढ़ता था तो उसे ऐसा लगता था कि वह समय बहुत दूर चला गया है और उसका दिमाग खाली हो गया। नाम अजीब और रहस्यपूर्ण था, इसलिए उसने पढ़ना शुरू किया। पुस्तक के अनुसार डिट्रिच युग 100 मिलियन वर्षों तक चला। इस विशाल दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाला युग होने के कारण इसे सबसे महान संत कुल का नाम मिला।
उनका इतिहास और उनके शासकों की ताकत के कारण यह विश्वास करना कठिन है कि अब उनका अस्तित्व नहीं है। वास्तव में सार्थक ने जितना अधिक पुस्तक पढ़ी और इस दिलचस्प कहानी में खुद को डुबोया, उतना ही अधिक उसने महसूस किया कि पॉल हॉफमैन कागज़ पर यह लिखना चाहते थे कि उनका मानना नहीं था कि डिट्रिच का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने शक्तिशाली प्राणी अंततः गिर जाएंगे, और उन्होंने अपने एक पैराग्राफ में इस बात को व्यक्त किया था। लेकिन डिट्रिच वंश किसके अधीन आ गया? सार्थक ने संदेह से सोचा। उसे एक बात तो स्पष्ट थी, अपने मानव जीवन के अंत में उसने जिस बर्फ सम्राट को मारा था, वह इस पुस्तक में वर्णित महान अस्तित्वों के सामने धूल का एक कण मात्र था। जो वर्णन किया गया था वह एक अतिरंजित काल्पनिक कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन जिस तरह से इसका वर्णन किया गया था उससे ऐसा लगता था जैसे पुस्तक के लेखक ने इसे स्वयं देखा था। देवताओं जितना शक्तिशाली, सितारों जितना चमकीला। कई लोगों ने सोचा है कि पिशाचों का पूर्वज कौन हो सकता है, लेकिन मैं खुद से पूछता हूँ, डिट्रिच के अलावा और कौन हो सकता है? मानव कुल का पूर्वज एडम है, एक शक्तिशाली इंसान जिससे डरना और सम्मान करना चाहिए। सूर्य कुल का पूर्वज सूर्य में ही है, लेकिन हमारा पूर्वज वह और कौन हो सकता है, यदि वह अन्य कुलों के पूर्वजों को नष्ट करने में सक्षम न हो? द्वारा विज्ञापन। जब सार्थक ने ये सब पढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर से उसके शरीर में एक छोटा सा कट दौड़ गया हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह अपने सामने एक अनकही शक्ति का अस्तित्व देख रहा है, फिर भी वह जल्द ही वास्तविकता में लौट आया और किताब को एक भौं के साथ देखा। वह क्या था? सार्थक ने सोचा और अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस युग में रह रहा था, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए था जिससे वह स्तब्ध रह गया। फिर भी अंत में उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह सिर्फ उसका दिमाग ही था जो उसके साथ चालें चल रहा था। वह पुनः अपनी पढ़ाई जारी रखने लगा और जब उसे एहसास हुआ कि वह पुस्तक के अंतिम कुछ पृष्ठों पर पहुंच गया है तो उसकी भौहें तन गईं। पुस्तक के इन अंतिम भागों में वह लेखक विदाई के एक अजीब रूप पर ध्यान केंद्रित करता है तथा पिछले पृष्ठों के प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने का प्रयास करता है। अगर वे पिशाचों के पूर्वज न होते तो मैं नहीं जानता कि अस्तित्व कैसा होता। हमारे नेता की शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता, इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए केवल एक। क्या ये टूटा हुआ है? सार्थक ने सोचा, जब उसे एहसास हुआ कि पुस्तक का पृष्ठ सबसे अच्छे हिस्से से फटा हुआ था। लेकिन फिर भी नीचे और भी अक्षर थे, लेकिन ये फिर से टूट गया। उनका गिरना क्या था? अरे, ये कैसे टूट सकता है? सार्थक ने थोड़ा गुस्से से सोचा और पन्ना पलट दिया, और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। एक और संत कबीला। क्या डिट्रिच के अलावा कोई और संत कबीला है? एलिस ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया, सार्थक ने सोचा। लेकिन वह पूरा पृष्ठ फटा हुआ था, आप केवल ये देख सकते थे कि अगले पृष्ठ पर क्या लिखा था, जो भी आंशिक रूप से फटा हुआ था। इसलिए मुझे ये स्वीकार करना होगा कि डिट्रिच कबीला अब अस्तित्व में नहीं है। उनका पतन दर्दनाक था, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पन्ने पलटें और एक इतना ही अन्य पृष्ठ के लिए भी था, और अंततः पुस्तक के अंत वाले पृष्ठों के बाद के 9 पृष्ठों को भी फाड़ दिया गया। क्या बकवास है! किसी ने सचमुच इस किताब के पन्ने फाड़ने की हिम्मत की? सार्थक ने थोड़ा परेशान होकर सोचा। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने पढ़ा कि डिट्रिच कबीले का अस्तित्व समाप्त हो गया है तो उसे अंतहीन क्रोध महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि यह क्रोध कहाँ से आया था। फिर भी वह जल्द ही शांत हो गया और भौहें सिकोड़ लीं। तभी उसकी नज़र उस दूसरी किताब पर पड़ी जो इस किताब के साथ लगी हुई थी, और उसने उसे पकड़ लिया। इसका कोई नाम नहीं है, सार्थक ने सोचा, इसलिए उसने कुछ दिलचस्प पाने की उम्मीद के बिना किताब खोली। फिर भी उसने जो पाया उसे देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। दुनिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण शहरों का इतिहास। कुलों का शहर, विश्व का केंद्रीय शहर, दिव्य शहर। परिचय में यही कहा गया था। इसमें कोई लेखक या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि यह उन 3 शहरों के बारे में था और उन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उल्लेख किया गया था, सार्थक के ध्यान के योग्य था। यद्यपि वह इस बात से दुखी था कि वह दूसरी पुस्तक को ठीक से पढ़ नहीं सका था, परंतु इस पुस्तक में उसे इस स्थान के इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए कुछ रोचक सामग्री मिली। शायद उसे कुछ मूल्यवान सामग्री मिल जाए, इसलिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया। किताब की शुरुआत एक शहर और दूसरे शहर के बीच समानता का वर्णन करके होती है। दिव्य शहर को रहस्यपूर्ण और लंबे समय तक रहने वाला बताया गया था और इसे अतीत के देवताओं के शहर के रूप में भी जाना जाता था। पुस्तक के अनुसार वर्तमान दिव्य शहर कबीले डिट्रिच के अधीनस्थों द्वारा कबीले की याद में या शायद कबीले के आदेश से बनाया गया शहर है। अधीनस्थों के नाम या उपनाम का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि यह दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हालांकि यह एक उजाड़ शहर भी है जो आसमान में कहीं तैरता है और कभी कभार ही दिखाई देता है। शहर का बुनियादी ढांचा डिट्रिच कबीले द्वारा बनाया गया था, लेकिन अधीनस्थ कबीलों द्वारा पूरा किया गया था। यह एक रोमांचक, रहस्यमय बुनियादी ढांचा और वास्तुकला है।
जो लोग इसे देखने गए हैं उन्होंने इसी प्रकार के शहर बनाने की इच्छा व्यक्त की है और यहीं पर विश्व का केंद्रीय शहर तथा कुलों का शहर अस्तित्व में आया। लेकिन एक और बात है जो उन्हें समान बनाती है, निषिद्ध पुस्तकालय। दिव्य नगरी में इसी नाम से एक जगह है जहां दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कोई भी वहां प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाया है, हालांकि वे हमेशा कोशिश करते हैं। उस जगह में अतीत की दुनिया के महान रहस्य हैं, साथ ही अमर और अन्य शक्तिशाली प्राणियों के रहस्य भी हैं। यही कारण है कि यह इतना प्रसिद्ध है और हर कोई इसमें प्रवेश करना चाहता है, हालांकि कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है। कुलों के शहर और दुनिया के केंद्रीय शहर में कुछ निषिद्ध पुस्तकालय भी हैं। हालांकि वे दिव्य शहर की तरह अतीत की दुनिया और अमर युग के महान रहस्यों को नहीं छिपाते हैं, फिर भी वे इस दुनिया और इसकी शक्तियों के बहुत सारे रहस्यों को छिपाते हैं। उनमें मौजूद जानकारी अभी भी बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विश्व की महानतम शक्तियां उन निषिद्ध पुस्तकालयों की रक्षा करती हैं। यहाँ मौजूद ज़्यादातर जानकारी मूल रूप से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों में बिखरी हुई थी ताकि कोई उसे ना पा सके। लेकिन इस अजीबोगरीब छोटी सी किताब के अनुसार उस जानकारी को उन जगहों से चुराया गया था ताकि उसे निषिद्ध पुस्तकालयों में रखा जा सके। पुस्तक में इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया, सिवाय इसके कि अंत में उसने सुनहरे रंग की स्याही से कुछ शब्द लिख दिए, आप जो भी जानकारी खोज रहे हैं वह आपको इन स्थानों पर मिल जाएगी। सार्थक को ये पढ़कर आश्चर्य हुआ और उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, निषिद्ध पुस्तकालय। वे वास्तव में डरावने लगते हैं लेकिन साथ ही दिलचस्प भी। उसने सोचा और अंत में कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। फिर भी ठीक उन्हीं क्षणों में जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़ी थी वह पिघलने लगी, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। सार्थक ये देखकर दंग रह गया कि यह किताब इतनी तेजी से घुल रही है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है, और एक पल के लिए तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। क्या बकवास है, ये तो चला गया। उसने आश्चर्य से सोचा और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इससे उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी वह हल्का सा मुस्कुराया। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा दिलचस्प लेख मिलेगा। मुझे लगता है कि वे इसे वन यूज बुक कहते हैं, है ना? उसने मुस्कुराते हुए सोचा और पढ़ने के लिए किताब ढूंढने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर भी जल्द ही उसकी नज़र उस पुरानी किताब पर पड़ी जो अभी भी उसके हाथ में थी। ये सही है, दोनों किताबें एक साथ थीं और चिपकी हुई लग रही थीं। उसने सोचा और किताब के कवर पर अपना हाथ फेरा, ठीक उसी भाग पर जहां काली स्याही शीर्षक को ढक रही थी। उसकी उंगली चली, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे हल्का खिंचाव हो रहा हो। ये हल्का सा गोंद है, ये वास्तव में स्याही नहीं है, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। तभी उसे याद आया कि दूसरी किताब गायब हो गई है। इससे उसके मन में एक संभावना के बारे में विचार आया। इसमें एक संबंध है। डिट्रिच युग की किताब के कई पन्ने फाड़ दिए गए थे और फिर यह किताब यहाँ छोड़ दी गई। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जानता हो कि इसे किसने फाड़ा, या यह वही व्यक्ति था जिसने इसे फाड़ा? उसने उस जानकारी के साथ किताब यहाँ किस उद्देश्य से छोड़ी? सार्थक ने सोचा और कुछ मिनटों तक विचारमग्न रहा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इन दोनों किताबों के बीच कितना गहरा संबंध है। ऐसा लग रहा था मानो यह उसे बता रहा हो कि किताब का आखिरी हिस्सा जो फाड़कर निकाला गया था उन पुस्तकालयों में है। उद्धरण ... ऐसा लगता है जैसे वह किसी को वहां लुभाने की कोशिश कर रहा है, सार्थक ने सोचा। फिर भी कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना सिर हिला दिया। चलो यहाँ इस बारे में ज्यादा न सोचें, मैं इस जगह पर अपना कीमती समय बर्बाद करूंगा। उसने सोचा और पढ़ने के लिए कोई दिलचस्प किताब ढूंढता रहा। इसी स्थान पर उन्हें एक और पुस्तक मिली जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया, और वह भी बहुत गुप्त स्थान पर। शीर्षक था डीट्रिच की महानता। यह एक कहानी है और ऐसा लगता है कि यह पुस्तक लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले लिखी गई थी। ये किताब बहुत बड़ी नहीं थी और खराब तरीके से लिखी गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे कोई नहीं जानता। यह एक कविता के रूप में लिखी गई थी, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था, और वह भी प्राचीन भाषा में। डिट्रिच, एक ऐसा नाम जो इसे सुनने वाले को भयभीत कर देता है, जो अपने नाम से ही भय और विस्मय पैदा करता है। वह संत वंश इतना प्रशंसित और शक्तिशाली था जो कभी अस्तित्व में था। आज मैं तुम्हारे लिए अपना गीत गाता हूँ। भय और ईर्ष्या ने तुम्हारे अंत का कारण बना, जो कि अपेक्षित नहीं था और संसार के लिए दुर्भाग्य लाया। तुम कभी विश्व के स्तंभ थे और अनंत काल तक ऐसे ही रहोगे। पिशाच जाति के स्वर्ग को थामे रखने में सक्षम एकमात्र स्तंभ, अनमोल अस्तित्व, अद्वितीय और परिपूर्ण विशेषताओं के साथ, जो देवताओं का सामना करने और उन्हें समाप्त करने में सक्षम है। वह सूर्य देव जिसने एक उंगली से विनाश किया, और वह मानव देवता जिसने एक हथेली से विनाश किया, केवल वे ही ऐसा कर सकते थे। यही कारण है कि डिट्रिच की फाउंडेशन नहीं कर सकती। सार्थक को पढ़ते समय सिर में दर्द महसूस हुआ और उसने एक क्षण के लिए गहरी सांस ली। अरे, जिस दिन मुझे वह कमीना मिल जाएगा जिसने इन किताबों के पन्ने फाड़े हैं, मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा, वह बेवकूफ़।
कौन किसी कहानी के सबसे अच्छे हिस्से को काटने के बारे में सोचेगा? उसने गुस्से से सोचा। उसके बाद बाकी सब कुछ टूट गया। हाँ, ये प्राचीन भाषा में लिखी कविता लग रही थी, लेकिन उस कविता से उसे दूसरी किताब से जुड़ने के संकेत मिले। पहला ये कि ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने डिट्रिच कबीले को खत्म कर दिया। किस तरह का अस्तित्व इतना भयानक हो सकता है कि सूर्य को नष्ट करने में सक्षम लोगों की हत्या की जाए? सार्थक ने सोचा और महसूस किया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। जाहिर है, इस दुनिया के अस्तित्व डरावने थे, एक दूसरे से बढ़कर। दूसरी बात, उसने सोचा, लेकिन रहस्यमय और एकाकी पुस्तकालय में किसी की उपस्थिति उसे घूरती हुई महसूस होने पर वह रुक गया। उसने मुड़कर देखा कि वह बुजुर्ग, जिसने पहले उसकी मदद की थी, उसके पास खड़ा था और वह उस किताब को देख रहा था जिसे वह पढ़ रहा था। बेटे, क्या तुम प्राचीन भाषा समझते हो? उसने आश्चर्य से पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। ये सही है, मैंने थोड़ा अध्ययन किया है और मैं इसमें अच्छा हूँ, उन्होंने जवाब दिया। ओह, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जैसे छोटे लड़के को प्राचीन भाषा को इतनी अच्छी तरह समझते हुए देखा है कि वह इस कविता को समझ सके, उसने कहा और मुस्कुराया। क्या आप डिट्रिच कबीले के बारे में जानने में रुचि रखते हैं? बुजुर्ग ने पूछा और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उनकी कहानियां दिलचस्प हैं, उसने जवाब दिया और बुजुर्ग ने सिर हिला दिया। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि वे आकर्षक हैं, इसीलिए मैंने इस जगह पर कई साल बिताए हैं, उन सभी पुस्तकों को खोजने की कोशिश करते हुए जो डिट्रिच और एक कबीले के रूप में उनके इतिहास के बारे में बात करती हैं। वास्तव में कई हैं, लेकिन केवल वे ही अधिक यथार्थवादी लगती हैं जिन्हें आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्होंने कहा और पास की अलमारियों से कुछ किताबें अपने हाथ में खींच लीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिट्रिच कबीले के बारे में बात करने वाली अधिकांश पुस्तकें अधूरी हैं, उन्होंने आह भरते हुए कहा। सार्थक ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? किसने इनसे पत्ते उखाड़े? उसने पूछा और बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। किसी तरह डिट्रिच के बारे में बात करने वाली सभी किताबें आंशिक रूप से नष्ट हो गई हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ यह एक ही बात है, इसलिए यहाँ होने वाली जानकारी को रिकॉर्ड करने के तरीके हैं ताकि यह फिर कभी ना हो। इसलिए मैंने इस जगह पर कई किताबों पर शोध किया और इसके बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई सुराग भी नहीं, उसने जवाब दिया और एक बार फिर आह भरी। उसने ढेर सारी किताबें इकट्ठी की थीं, उनमें से एक किताब जो वह खोल नहीं पा रहा था, उसने उठा ली और सार्थक के बोलने से पहले ही उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। यहाँ, अगर आपको अतीत का इतिहास पसंद है और आप कबीले डिट्रिच के बारे में और अधिक शोध करना चाहते हैं, तो वह किताब आपको जानकारी देगी। आप इसे तब तक नहीं खोल पाएंगे जब तक आकाश में तीनों चांद पूर्णिमा पर न हो, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा, मेरा विश्वास करो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा और बुजुर्ग ने सिर हिला दिया। हाँ, आमतौर पर कोई भी इस जगह से कुछ भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन चूंकि आपको डिट्रिच कबीले का इतिहास पसंद है, इसलिए अगर आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाए तो ये शर्म की बात होगी। इसके अलावा इसे मेरी तरफ से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपहार के रूप में ले जिसका उपनाम इस दुनिया की सबसे महान संस्थाओं के साथ है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक खुश था, इसलिए उसने उसे थोड़ा सा झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको और भी बेहतर तरीके से धन्यवाद दूंगा, सार्थक ने कहा और एल्डर हंस पड़े। हाँ, अच्छा, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ बेटा, तुम वहाँ जो रास्ता देखोगे उसी पर चलो, शायद तुम ही डिट्रिच नाम को आखिरी बार महान बना सको, और अगर वह समय आए तो इस बूढ़े आदमी को याद रखना जिसके पास अभी जीने के लिए बहुत समय है। हाँ, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा और फिर अपने हाथ में घड़ी की ओर देखा। बेटा, 24 घंटे हो गए हैं, अब तुम्हारे बाहर निकलने का समय आ गया है, उसने कहा और उसे पकड़ लिया, उसे बहुत तेज गति से इधर उधर घुमाते हुए एक क्षण में पहली मंजिल पर आ गया। बहुत शक्तिशाली, सार्थक ने सोचा। उस क्षण में महसूस की गई तीव्र शक्ति से वह भयभीत हो गया। फिर भी उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। बुजुर्ग ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और अंत में वह उसके अंतिम शब्द सुन सका। मैथ्यू डिट्रिच, आपके सफ़र के लिए शुभकामनाएं, जल्दी मत मरना। हाँ, उसने कहा और अच्छे स्वभाव से हंसा, और जब उसकी आवाज़ सार्थक के कानों तक पहुंची तो दरवाज़ा बंद हो गया। सार्थक ने आह भरते हुए कहा, कितना अजीब बूढ़ा आदमी है, उसने सोचा, लेकिन मुस्कुराया और पीछे देखा। रयान एडम्स वहीं खड़ा उसे देख रहा था। बेटा, क्या तुम किसी तरह लाइब्रेरियन से बात करने और उससे दोस्ती करने में कामयाब हो गए? उसने सार्थक के हाथ में किताब देखते हुए आश्चर्य से पूछा। उसने तुम्हें वह किताब भी दी थी, उसने कहा, और सार्थक ने सिर हिला दिया। एक तरह से, बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अजीब है लेकिन दिलचस्प है।
सार्थक ने जवाब दिया और रयान एडम्स हंस पड़े। हा, जाहिर है उस बूढ़े आदमी ने पढ़ने के लिए खुद को इतने लंबे समय तक बंद कर रखा है, उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब और विलक्षण हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर भी यदि वह कभी वहां से बाहर आता है तो आप पाएंगे कि वह आपके जीवन में अब तक के सबसे अच्छे मित्रों में से एक है। क्यों? क्या वह बहुत शक्तिशाली है? हाँ, वह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली है। बहुत से लोग उससे डरते हैं क्योंकि शक्तिशाली होने के अलावा वह पागल भी है। अगर उसने डिट्रिच को समझने की कोशिश में खुद को जंजीरों में नहीं बांधा होता तो वह दुनिया की सभी शक्तियों में डर पैदा कर रहा होता और अजीबोगरीब काम करने की कोशिश कर रहा होता। हा। रयान एडम्स उस व्यक्ति का सम्मान करते प्रतीत हुए जिसका सार्थक पर गहरा प्रभाव पड़ा। उद्धरण बड़े ड्रैगन भी छिपे हुए स्थानों में होते हैं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। इसके बाद वे उसी रास्ते से वापस लौटे जैसे पहले लौटे थे, जब तक कि वे विशाल महल में वापस नहीं आ गए। बेटा, वह लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सीधे वहां से चलो और तुम अपना रास्ता खोज सकते हो। जब बूढ़ा नूह और मैं अपना काम पूरा कर लेंगे तो हम तुम्हें वापस आने के लिए बुलाएंगे। तुम अकादमी में घूम सकते हो और उसे जान सकते हो, तुम्हें जल्दी ही यहाँ आना ही होगा, रयान ने कहा और उसके बाद वह अपनी तरफ से चला गया। सार्थक वहां से बाहर चला गया और जल्द ही उसे इस्ला मिल गई, जो चुपचाप एक तरफ खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जबकि छात्र आगे पीछे आ जा रहे थे। सार्थक, कैसा रहा? क्या तुम्हें वह जानकारी मिल गई जो तुम चाहते थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। हाँ, मैं भी एक अजीब बूढ़े आदमी से मिला। क्या तुमने अपनी औरत को देखा? उसने पूछा और वह उसे देखकर मुस्कुराए। हाँ, आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी, वह हमारा इंतजार कर रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और सार्थक को दूसरी जगह ले जाने लगी। जल्द ही वे एक विशाल भवन में पहुंच गए जो कक्षाओं से काफी दूर बना हुआ था। हे भगवान, तो वारिस इतनी अच्छी जगहों पर रहते हैं, उसने सोचा। इस हवेली में वह सब कुछ था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वे अंदर गए और थोड़ी देर चलने के बाद एक शांत जगह पर पहुंचे जहां सिर्फ पक्षियों का गाना सुनाई दे रहा था। दूर एक महिला उनकी तरफ पीठ करके बैठी थी और उस जगह को देख रही थी। उसके चारों ओर का आभामंडल रहस्यमय लग रहा था। यह एक शांत और कोमल आभामंडल था जिसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यह शक्तिशाली था। हे भगवान, यह महिला बहुत मजबूत है, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई छात्र इतना मजबूत होगा। यद्यपि वह यह नहीं बता सकता था कि उसमें कितनी शक्ति थी, फिर भी उसे लगता था कि वह बहुत शक्तिशाली थी। जल्द ही दोनों उसके पीछे आ गए और इस्ला मुस्कुराए। लेडी, ये सार्थक है, उसने कहा, लेकिन बैठी हुई महिला के खड़े हो जाने से उसकी बात बीच में ही रुक गई। मैथ्यू डिट्रिच, ओह, मैं आखिरकार तुमसे मिली, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ओर देखने लगी। यह महिला एलिस की तरह ही सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग आभा थी जो एलिस में नहीं थी। एलिस की आभा अभी थोड़ी बचकानी थी, लेकिन इस महिला की आभा महान शक्ति और रहस्यपूर्ण थी। वह बिल्कुल भी छात्रा जैसी नहीं लग रही थी। सोफिया मफी के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास एक अनोखी और अजीब क्षमता है, जिसके लिए कुछ लोग उन्हें दिव्य दृष्टि की उत्तराधिकारी की उपाधि देते हैं। वह एक रहस्यमय लेकिन कोमल महिला है, शक्तिशाली लेकिन कोमल, इसलिए वह अपने गर्म और दयालु व्यक्तित्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एलिस के साथ वे केवल 2 उत्तराधिकारिणी हैं जो अभी भी छात्र हैं, इसलिए वे अकादमी में सबसे लोकप्रिय हैं। हालांकि सोफिया स्नातक होने वाली है। सार्थक को आश्चर्य हुआ कि वह उसके बारे में जानती थी, हालांकि उसने कोई सवाल नहीं पूछा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस सोफिया, सार्थक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और उसने उसकी ओर सिर हिलाया। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों जानती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और सार्थक ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे तरीकों के बारे में नहीं पूछूंगा। इसके अलावा एलिस यहाँ पढ़ती है और तुम दोनों एक ही समूह से हो, इसलिए शायद तुम एक दूसरे को जानते हो, उसने जवाब दिया। वह उसके जवाब पर मुस्कुराए। हे, तुम जितना मैंने सुना और देखा है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरी छोटी इस्ला के साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उसने हल्के से हंसते हुए कहा और फिर उनके बैठने के लिए कई कुर्सियां खींच लीं। तीनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लगे और सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शक्तिशाली महिला के साथ कितनी आसानी से घुल मिल गया। मुझे लगता है कि 2 अजीब चीज़ें हैं। पहली बात, जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे वैसा ही एहसास होता है जैसा एलिस को देखने पर होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर का खून मुझे उसके अंदर अपने दांत गड़ाने के लिए बुला रहा है। यह अजीब है, क्या उनका ब्लड ग्रुप इतना खास होता है? उसने सोचा। हालांकि एक और संभावना भी थी। अगर मैं खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचता हूं जो डिट्रिच की शक्ति को धारण करता है, तो शायद मैं उनका खून भी धारण करता हूं।
और प्रोफेसर रीगन के अनुसार पिशाच कुलों के शरीर में कुछ डिट्रिच का खून है, क्या यही कारण है? सार्थक ने सोचा, हालांकि उसके लिए इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं था। वास्तव में अगर यह बाद वाला मामला होता तो क्या वे भी यही महसूस नहीं करते? अगर उन्होंने तर्क का इस्तेमाल किया तो ये सही बात होनी चाहिए। समस्या यह है कि इस दुनिया का तर्क बहुत अजीब है। खैर, चूंकि हमें जीवन देने के लिए कोई सूर्य नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही देख सकता हूं कि इस दुनिया का तर्क मेरे तर्क से पूरी तरह विपरीत है। उसे लगा कि वह इस बात से थोड़ा परेशान है, इसलिए उसने अपना दिमाग साफ कर लिया। तुम बहुत विचारशील हो, युवा मैथ्यू, सोफिया ने उस क्षण कहा और उसे विचारों से बाहर निकाला। उसने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो मिस सोफिया, मैं अपने विचारों में खो गया था, उसने जवाब दिया और वह मुस्कुराए। हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, उसने कहा और फिर इसला की ओर देखा। क्या तुम हमारे लिए कुछ नाश्ता ला सकती हो? वे पीछे की रसोई में हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और इसला ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है मिस, मैं अभी वापस आती हूँ, उसने कहा और उसे लाने के लिए दौड़ पड़ी। इसलिए जब तक सोफिया ने बात नहीं की तब तक स्थिति अजीब तरह से शांत बनी रही। मैंने सुना है कि भले ही आप इसला की टीम में हैं, लेकिन वह आपके लिए एक भागीदार के रूप में नहीं है, उसने कहा और सार्थक ने ईमानदारी से उसकी ओर सिर हिलाया। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि इसला का शरीर बहुत अच्छा है, अगर आपके पास एलिस भी है तो दो साथी एक से बेहतर हैं, उसने जवाब दिया और सार्थक ने अपना सिर हिलाया। एलिस मेरी पार्टनर भी नहीं है, मैं तो बस उसका अधीनस्थ हूँ। लेकिन कुछ कारण है कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला, उसने जवाब दिया, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गई। उसने उसके चेहरे पर कुछ देर तक नजर डाली। ओह, मैं समझ गई, लगता है कि वह लड़की अब भी उतनी ही भोली है जितनी पहले थी, उसने सोचा और उसके बाद मुस्कुराए। मैं समझती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई आपके दिल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है, लेकिन किसी रिश्ते में इतना मत उलझो। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो सिर्फ कृत्रिम रक्त पीने का रास्ता सही नहीं है, इसलिए चीज़ों पर विचार करना शुरू करो, उसने जवाब दिया और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। सलाह के लिए धन्यवाद मिस सोफिया, उसने जवाब दिया और वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। जब तक आप इसका पालन करते हैं, इसका मतलब है कि सलाह एक अच्छे समझदार व्यक्ति को मिली है, न कि किसी मूर्ख को, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। सार्थक केवल मुस्कुराया, हालांकि उसका दिमाग विचारों से भरा था। इस महिला में एक अजीब सी आभा थी जो उसने पहले कभी किसी में महसूस की थी, उससे बहुत अलग थी। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने चारों ओर एक बार लगा रखी है जो मुझे उसके आर पार देखने से रोकती है। यह उसकी शक्ति नहीं है, ये तो एक पहलू है, उसने उसे घूरते हुए सोचा। इस महिला की लाल आंखें उसके जैसे व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति की आंखों से थोड़ी अलग थीं। आंखें आत्मा की खिड़की हैं जो आपके असली व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। ऐसा लगता है कि यह महिला जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक खतरनाक है, सार्थक ने सोचा, हालांकि यह बताना मुश्किल था कि इस महिला में क्या अजीब था। क्या मेरे चेहरे में कुछ अजीब है, युवा मैथ्यू, उसने अचानक पूछा, यह महसूस करते हुए कि सार्थक उसे घूर रहा था। सार्थक ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे लगता है कि मिस की आंखें अनोखी और सुंदर हैं, उसने जवाब दिया। वह थोड़ा मुस्कुराए। कई लोगों ने कहा है कि मेरे साथ प्रणय निवेदन करना अच्छा विचार नहीं है, क्या तुम उनकी सलाह नहीं मानोगे, युवा मैथ्यू, उसने पूछा और उसने अपना सिर हिला दिया। मैं किसी उत्तराधिकारिणी से प्रणय निवेदन करने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसने उत्तर दिया और उसने अपने कंधे उचकाए और अपनी जीभ से हल्की सी आवाज निकाली। तभी इसला बगल से आए, लेडी सार्थक, मैं खाने के लिए कई चीजें लाई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद तीनों ने अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हुए खाना खाया और कुछ घंटों बाद सोफिया मफी उठी। अब उनके वापस जाने का समय आ गया है। आप मेरे नाम से अकादमी से मिल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही दूसरी अकादमी में वापस आना मत भूलना, उसने कहा और फिर सार्थक की ओर देखा। मेरे शब्दों को याद रखो, युवा मैथ्यू, उसने कहा और उसके बाद वह मुड़ी और चली गई, जबकि सार्थक और इसला ने उसे और परेशान नहीं किया और अकादमी से मिलने चले गए। मैथ्यू डिट्रिच हो, सोफिया मफी ने सोचा जब उसने सार्थक और इसला को दूर जाते देखा। उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जो उसी ओर देख रहा था। मिस, क्या ये मैथ्यू डिट्रिच है जिसका आपने मुझसे उल्लेख किया था, इस महिला ने पूछा और सोफिया मफी मुस्कुराए। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते कि मैं किसको जानती हूँ, सोफिया ने उत्तर दिया, जिससे उसके पीछे बैठी महिला ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। मुझे खेद है मिस, मैंने सच में उसे पहले कभी नहीं देखा, हालांकि मैंने एलन परिवार के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, उसके पीछे खड़ी महिला ने माफ़ी मांगते हुए जवाब दिया, यहाँ तक कि थोड़ा झुककर भी। सोफिया मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, मैंने भी डिट्रिच परिवार के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था।
मेरे शोध के अनुसार आज की दुनिया में डिट्रिच उपनाम वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं इस पर और गौर करूंगी, महिला ने जवाब दिया। हालांकि फिर उसने मैथ्यू से नज़र हटाकर सोफिया की ओर देखा। आपकी योग्यता आपको क्या बताती है, मिस? उसने फिर पूछा। इस प्रश्न पर सोफिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो वह भी जो कुछ उसने देखा उसे समझना चाहती थी, लेकिन वह नहीं समझ सकी। उद्धरण डॉट 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 वह कितना अजीब है, और मुझे लगता है कि उसका खून इतना स्वादिष्ट है कि जब मैं उसके सामने होती हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ही अकेली हूँ जो ऐसा महसूस करती हूँ, उसने सोचा। ये बहुत अजीब था और उसके विचारों में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। ये बात उसे परेशान कर रही थी। मुझे सोचना होगा कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, मैथ्यू डिट्रिच। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, तुम्हें पता है, उसने मन ही मन खुद से कहा। थोड़ी धूर्त मुस्कान बिखेरी और फिर जाने के लिए मुड़ गई। तुम और मिस ने क्या बात की, सार्थक? जब वे अकादमी से गुजर रहे थे तो इसला ने उत्सुकता से पूछा। वह मुझे कुछ चीज़ों के बारे में सलाह दे रही थी। लगता है मुझे इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। वह इस बारे में काफ़ी गंभीर दिख रही थी, लेकिन चिंता मत करो, ये कुछ भी बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि वह सोच रही थी कि यह क्या हो सकता है। फिर भी उसने और कुछ नहीं पूछा और फिर दोनों अकादमी में काफ़ी देर तक घूमते रहे, महत्वपूर्ण स्थानों को जानते रहे। शाम को निर्देशक नूह ने उन्हें दूसरी अकादमी में वापस लौटने के लिए देखा, इसलिए वे कुछ ही देर बाद दूसरी अकादमी के लिए वापस चले गए। हालांकि यात्रा के दौरान सार्थक काफ़ी चिंतित दिखे। आज उसे बहुत सी बातों पर सोचना था, लाइब्रेरी में सीखी गई बातों से लेकर सोफिया मफी से संबंधित बातें तक। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति मानता था जो अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छुपाती थी, दो बातें उसे विचारमग्न कर देती थीं। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता था। इनमें से पहली है सोफिया मफी की क्षमता। वह कोई साधारण महिला नहीं है। एक उत्तराधिकारिणी के रूप में उसके पास अद्वितीय क्षमताएं हैं, जिनमें से एक के लिए वह सबसे ज़्यादा जानी जाती है। ये दिव्य दृष्टि क्षमता है, या कम से कम अफवाहों में तो यही कहा गया है। एक ऐसी क्षमता जो उसे अपने आसपास के भविष्य को जानने की अनुमति देती है। ये कितना अविश्वसनीय हो सकता है। इसके बारे में सोचते ही उसे पहले से ही लगता है कि यह एक ऐसी क्षमता है जो उसे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना सकती है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं है, बल्कि यह है कि 12 अन्य लोग भी हैं जिनके पास उसके जितनी ही शक्तिशाली क्षमताएं हैं। दिव्य दृष्टि की उत्तराधिकारिणी उत्तराधिकारियों में सबसे खतरनाक भी नहीं है, जिसका अर्थ है कि उस क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली क्षमताएं हो सकती हैं। वे किस प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं और मैं उनसे कैसे निपट सकता हूं? सार्थक ने सोचा। चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा खुद को ऐसे शक्तिशाली लोगों का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो जाए जो उसके हाथ से निकल जाए तो उसके लिए कोई उपाय तैयार रखना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली अस्तित्वों के सामने ऐसी अविश्वसनीय क्षमताओं के साथ अपने बचाव का कोई रास्ता न होना उनकी शैली नहीं है। इसीलिए वह इन उत्तराधिकारियों के बारे में अधिक सोचने लगा। मुझे एलिस से जानकारी प्राप्त करने और उनके बारे में जानकारी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ऐसे विशेष लोगों के बारे में जानकारी बेचने में सक्षम हो सकता है, उसने सोचा और आह भरी। ये सब उसके हाथ से बाहर था, इसलिए वह केवल आहें भर सकता था और अगले विषय के बारे में सोच सकता था। एक खूनी जोड़ी है ना, उसने सोचा और अपनी आंखों के कोने से इसला को देखा जब वे बाज की तरह उड़ गए। वह शांत खड़ी थी और उसके कंधे पर झुककर अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। फिर उसने अपनी नज़रें फेर लीं और आह भरी। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार खूनी साथी होने से ताकतवर बनने के कई तरीके हैं। यहाँ तक कि कुछ निश्चित तकनीकें भी हैं जिनका इस्तेमाल आपसी लाभ के लिए किया जा सकता है। साथ ही चूंकि यह असली खून है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभाव अधिक होता है। लेकिन उसने सोचा और अंत में एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया, अपने सामने कुछ पकड़ने की कोशिश की। वह कुछ अस्तित्व में नहीं था, ये सिर्फ चार्लोट के चेहरे का प्रतिबिंब था जो उस समय उसकी नज़रों से गुजरा। उद्धरण डॉट 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 ये बेहतर होता अगर तुम मेरे साथ पुनर्जन्म लेती, शार्लोट। अगर ऐसा होता तो मैं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में संकोच नहीं करता, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि अब जब मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं तो मेरे पास एक नया साथी है? या दो, उसने सोचा। हालांकि किसी कारण से उसे उस विचार के प्रति घृणा महसूस नहीं हुई। पृथ्वी पर अधिकांश रिश्ते एक पत्नीत्व वाले थे और वह जानता है कि यह उसके लिए सामान्य बात है, लेकिन जब वह मनुष्य था तो उसके लिए यह सामान्य बात थी। जब वह उस जाति से था जिसने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या की, उसी जाति ने जिसने उसकी प्यारी पत्नी की हत्या की, तब क्या मानवीय तर्क को बनाए रखना उचित है?
मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर बचा हुआ सारा मानवीय कचरा निकाल देना चाहिए। आखिरकार वे मेरे या चार्लोट के लायक नहीं हैं, और अभी मुझे उन्हें खत्म करने की तीव्र इच्छा है। उसने सोचा। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सी चीजें थीं जो वह करना चाहता था और जानता था कि उसे करनी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करनी है। जैसे ही वह ऐसा सोच रहा था, उसने महसूस किया कि एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली है और एक जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। फिर वह अपनी अचेतता से बाहर आया और एक तरफ देखा, क्योंकि उसने देखा कि इसला उसे संदेह से देख रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है, सार्थक? उसने थोड़ा कोमल और मनमोहक दिखते हुए पूछा। सार्थक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अनजाने में उसके चेहरे को सहलाया। कुछ नहीं हुआ, मैं बस कुछ बातें याद कर रहा था और अपने विचारों में खो गया था, उसने जवाब दिया। वह उसकी हरकतों से हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने प्यार से मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसने कहा और फिर अपने विचारों में खो गई। उन मुद्दों पर काफ़ी देर तक सोचने के बाद सार्थक ने अपना ध्यान उनसे हटाकर उस किताब पर केंद्रित कर दिया जो किताब की दुकान के बुजुर्ग ने उसे दी थी। उस बुजुर्ग ने उस किताब में बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही है। ये कैसी किताब है, उसने सोचा। उसके मन में कई बातें आईं। शायद वहाँ बताए गए रास्ते का मतलब ताकतवर बनने का रास्ता था, जैसे कि वह अभी जिस रास्ते पर चल रहा है, जहाँ ताकतवर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना। या शायद यह इस बारे में एक रास्ता है कि कैसे लड़ना है या अपने कौशल को कैसे विकसित करना है। हालांकि यह समझ में नहीं आ सकता है। जिन पिशाचों के पास पूर्वजों की वंशावली नहीं है, वे बहुत कम क्षमताओं तक सीमित हैं क्योंकि वे शुद्ध पिशाच नहीं हैं, और जबकि वह सीमित नहीं लगता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उस बुजुर्ग को ये पता चले। अरे, एक रास्ते का मतलब इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे ये जानने के लिए सही समय का इंतज़ार करना होगा, उसने सोचा और इसला की तरफ देखा। तीनों चांदों में पूर्णिमा आने में कितना समय लगेगा, उसने संदेह से पूछा। हालांकि इसला को नहीं पता था कि वह क्यों पूछ रहा था, फिर भी उसने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे लगता है कि 4 या 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये कम भी हो सकता है। इसके बाद सार्थक ने सिर हिलाया और अपने विचारों में डूबने लगा। हालांकि इसला उसके अचानक प्रश्न से उलझन में थी, फिर भी उसने भी उससे कुछ और पूछे बिना वैसा ही किया। और इस तरह यात्रा जारी रही। कई घंटों बाद वे अंततः द्वितीय अकादमी पहुंचे। मैथ्यू, इसला, ध्यान से वापस आना। मुझे अभी भी कई काम करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। इसके अलावा मैथ्यू, तुम्हें जल्द ही छिपे हुए इनाम के बारे में सूचित किया जाएगा, बने रहो, उसने अलविदा कहते हुए कहा और फिर गायब हो गया। सार्थक और इसला फिर उस विला में वापस चले गए जहां वे रहते थे। फिर भी जब वे अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे, तब उन्हें क्षेत्र में कई लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ तथा चारों ओर अधिक शक्तिशाली गार्ड खड़े थे। क्या उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, सार्थक ने पास आते हुए सोचा। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचता, पहरेदारों ने उसकी ओर ध्यान दिया। रुको, तुम कौन हो, पहरे पर खड़े लोगों में से एक ने पूछा। यह एलन परिवार द्वारा जब्त किया गया क्षेत्र है। यदि आपका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है तो कृपया वापस आ जाए, उनमें से एक ने कहा, जिससे सार्थक थोड़ा चौंक गया। अलेंस, क्या यह एलिस हो सकता है, उसने सोचा और फिर अपना पहचान पत्र निकाला। मैं मैथ्यू डिट्रिच हूँ, मिस एलिस का अधीनस्थ। मैं यहीं रहता हूँ, उसने कहा, जिससे उसके सामने खड़े लोग चौंक गए। युवा मैथ्यू, उन्होंने आश्चर्य से कहा और वे तेजी से पास आ गए। क्या तुम ठीक हो, युवा मैथ्यू, उन्होंने जल्दी से पूछा और यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार जांच की कि वह वही है। फिर भी उन्हें ज़्यादा सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ी। यद्यपि वे बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोले, फिर भी वे इतनी ऊंची आवाज में बोले कि अंदर बैठी एलिस सुन सके। जब उसने सार्थक का नाम सुना तो वह बाहर भागी और दूर से ही उस पर कूद पड़ी। सार्थक, वह खुशी से चिल्लाई। उसका चेहरा जो एक क्षण पहले परेशान था, अब चमक रहा था और उसने उसे कसकर गले लगा लिया, बिना ये सोचे कि वहाँ कौन मौजूद है। सार्थक, तुम कहाँ थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जैसे ही उसने उसकी खुशबू सूंघी, उसने कहा, जिससे उसे पुष्टि हुई कि वह वास्तव में सार्थक था। सार्थक को उसकी हरकत पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसकी ओर सिर हिला दिया। मैं डायरेक्टर नूह के साथ फर्स्ट अकेडमी गया था। क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि मैंने हॉल की लड़ाई जीत ली है, उसने संदेह से पूछा, जिससे एलिस आश्चर्यचकित हो गई। सचमुच, उसने आश्चर्य से पूछा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। ये बहुत बढ़िया है, सार्थक। हाँ, पिताजी जरूर खुश होंगे। ये पहली बार है जब किसी प्रथम वर्ष के छात्र ने हॉल की लड़ाई जीती है। हाँ, उसने इस पर बहुत खुशी के साथ कहा। दरअसल वह अकेली हैरान नहीं थी। उसके परिवार के सदस्य जो पहले वहां मौजूद थे, वे भी इस बात से हैरान थे कि मिस फैमिली एक आदमी को इस तरह गले लगाएगी। फिर भी ये सोचकर कि वह अधीनस्थ था, उन्होंने मान लिया कि यह सामान्य बात है। लेकिन तथ्य यह है कि सार्थक ने प्रथम वर्ष में ही हॉल की लड़ाई जीत ली थी,
इससे एलन परिवार के अधीनस्थों को एक बड़ा दर्जा मिलेगा। इसलिए आश्चर्यचकित होने के अलावा वे उसकी जीत पर खुश थे और उसे बधाई देने लगे। फिर भी एलिस परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने उसे विला के अंदर खींच लिया। इसला भी उनके पीछे अंदर आ गई। एलिस, क्या ये सभी वे गार्ड हैं जिन्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा गया था? उसने बाहर खड़े कई लोगों को देखते हुए पूछा। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें अंगरक्षक रखने की अनुमति नहीं है? मैं इतिहास के सबसे योग्य रक्त की उत्तराधिकारी हूँ। जब मैं बाहर होती हूँ तो मुझे खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है, उसने जवाब दिया। सार्थक को उसके जवाब पर आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा कोई नियम है? ये बहुत कठोर है, उसने जवाब दिया, और वह मुस्कुराए। पूर्वजों ने ये नियम छोड़ा है, इसलिए हमें उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इसका पालन करना चाहिए। हालांकि यह तब अलग होता है जब यह आपके जैसे अधीनस्थ होते हैं, लेकिन वे अधीनस्थ ही मेरे विशेष चिन्ह को धारण करते हैं। आपने जिन्हें बाहर देखा है वे केवल मेरे परिवार का प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं। वे मेरे छोटे भाई पारिवारिक उत्तराधिकारी के कारण यहाँ हैं, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सार्थक ने उसे यह कहते हुए सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। उसने लाइब्रेरी में जो कुछ कहा था उसके बारे में उसने कुछ बातें पढ़ी थीं जहां से वह अभी निकला था। वैम्पायर कबीले की पारिवारिक संरचना अजीब है, क्योंकि नेता के पहले 2 बेटे सबसे शुद्ध वंश के साथ वारिस बनेंगे। वे ही हैं जो अविश्वसनीय क्षमताएं प्राप्त करने और भविष्य में दिव्य शहर में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करने की नियति को लेकर चलेंगे। उन्हें वारिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की शक्तियों को क्षमताओं के रूप में विरासत में प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, सोफिया की दूरदर्शिता। इस प्रकार के उत्तराधिकारियों को अक्सर भाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा जाता है। दूसरी ओर, उत्तराधिकार की पंक्ति में अगला व्यक्ति परिवार का नेतृत्व करने का प्रभारी होगा। उसे परिवार का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह केवल तीसरा नेता है, क्योंकि परिवार के मुख्य नेता हमेशा भाग्य के उत्तराधिकारी होंगे। वह केवल परिवार के हितों की रक्षा के लिए वहां मौजूद है जब तक कि उत्तराधिकारी दूर हैं, और यदि उत्तराधिकारी मर जाते हैं तो वह परिवार का नेता बन जाएगा और अगले उत्तराधिकारियों का पिता होगा। ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक उत्तराधिकारी केवल एक खोल है जिसका उपयोग वे उत्तराधिकारियों पर से भार हटाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वे शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे एक पिशाच वंश से संबंधित हैं और अपने पूर्वजों का खून अपने साथ रखते हैं। मैं समझता हूँ, सार्थक ने उत्तर दिया। इसके बाद सार्थक ने उससे इस बारे में सवाल पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने एक अधिक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित किया। एलिस, तुम्हें उस संगठन के बारे में क्या पता चला? उसने पूछा, जिससे उसे अंततः याद आ गया कि वह यहाँ क्यों आई थी, और उसने उसे फिर से पकड़ लिया। सार्थक, मैंने सुना है कि हाल ही में तुम पर हमला हुआ था। क्या तुम ठीक हो? मुझे खेद है, मेरे परिवार के सदस्य कुछ घंटों बाद आए और उन्होंने सब कुछ सुना, उसने चिंता से कहा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। वे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से एक बहुत ही भक्षक था, और जाहिर है वे मुझ पर हमला नहीं करना चाहते थे, वे बस मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, उसने उत्तर दिया। वह आश्चर्यचकित हो गई और वापस बैठ गई। अकादमी के मैदान में एक भक्षक? उसने संदेह से पूछा, विचारशील दिखते हुए, जिसने सार्थक को दिलचस्पी दिखाई। क्या तुम्हें कुछ पता है? उसने पूछा। एलिस ने सिर हिलाया। वास्तव में ये संगठन नया नहीं है। वास्तव में ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना होना चाहिए, लेकिन ये पिशाचों से बना एक बहुत शक्तिशाली संगठन है। हमारा कबीला एलन कई सालों से उनसे लड़ता आ रहा है, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे आमतौर पर कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, और जब वे फिर से दिखाई देते हैं तो उनका एक अलग मुख्यालय होता है और वे अलग तरीके से काम करते हैं। यह अजीब है। फिर भी हमें संदेह है कि वे अपने शिकारों की हत्या करने या उन्हें लालच देने के लिए भक्षणकर्ताओं को किराए पर रखते हैं, उसने कहा, और अपने भंडारण रिंग से कुछ कागजात निकाले। ये जानकारी हमें उस संगठन के बारे में मिली है। ये तथ्य कि वे हमसे छिप सकते हैं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे मनुष्यों के साथ काम करते हैं। हालांकि एक और संभावना है जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, उसने कहा। वह कौन सा है? सार्थक ने उन कागजों को देखते हुए पूछा जो उसने उसे दिए थे। ये संभव है कि कोई वैम्पायर कबीला संगठन को प्रायोजित करता हो, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, उसने उत्तर दिया। तब सार्थक ने उसे देखने के लिए ऊपर देखा। उद्धरण ... एक वैम्पायर कबीला एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रहा है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अच्छे वैम्पायरों को मारता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे सिर्फ इसलिए ऐसा करें। वे ऐसा किसी उद्देश्य से कर रहे होंगे। वे इससे कुछ लाभ कमा रहे होंगे, लेकिन वे इसे नहीं दिखाते, इसलिए शायद वे किराए के हत्यारों का संगठन नहीं है, अगर कुछ और नहीं। उसने सोचा और फिर से दस्तावेजों को देखा। उनमें से कई ने विभिन्न शक्तिशाली पिशाचों की हत्या का विवरण दिया है, लेकिन वे दुष्ट नहीं थे, कम से कम उनके पिछले रिकॉर्ड के अनुसार तो नहीं। राज्य के विभिन्न पदों पर आसीन कुलीन व्यक्तियों की भी हत्या की गई।
जल्द ही उन्होंने एक दस्तावेज देखा जिसे देखकर उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने उसे पढ़ने के लिए उठाया। क्या ये हाल ही की बात है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और एलिस ने उसकी ओर सिर हिलाया। ये सही है, खूनी डॉन के शहर में कई हत्याएं हुई हैं और हमारी जांच के अनुसार उनका उस संगठन से कुछ लेना देना हो सकता है। ये थोड़ा अजीब है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन लोगों के पास बहुत अधिक जनशक्ति है, क्योंकि जब मेरे भाई के अधीनस्थों पर हमला हुआ तो वे विश्व मानचित्र के दूसरी ओर थे, वे सबसे दूर के राज्य जिमरमैन राज्य में थे। वास्तव में इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जब सार्थक ने ये सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ी। यह क्या है? उसने पूछा और वह मुस्कुराए। देखो, मैंने हंटर्स गिल्ड के लिए साइन अप किया है। हालांकि यह जोखिम भरा है, लेकिन हमें इन मामलों की जांच करनी चाहिए। किंगडम की ओर से बड़ा इनाम है और ये तुम्हारे और इसला के लिए उच्च दर्जा पाने का अच्छा समय है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसला, जो एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, काफी भ्रमित थी और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जब उसने अपना नाम सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई। मेरे लिए? उसने संदेह से पूछा। यहाँ तक कि सार्थक भी आश्चर्यचकित था। क्या वे राज्य का दर्जा पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं? उसने संदेह से पूछा और उसने सिर हिला दिया। आपने टूर्नामेंट जीता और मेरे पिता के अनुसार ऐसा लगता है कि आपने उन पहाड़ों में एक बहुत शक्तिशाली भक्षक को भी मार डाला। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन यह अच्छा है। यदि आप उस ड्रैगन और पश्चिम में हमारे द्वारा मारे गए दूसरे भक्षक को भी मार डालें तो आपके लिए कई उपलब्धियां होंगी। जब तक हम हंटर्स गिल्ड में अच्छा रैंक हासिल करने में सफल होते हैं, तब तक आप उन उपलब्धियों को उच्च स्थिति के लिए भुना सकते हैं। उसके शब्दों ने सार्थक को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसने इसके बारे में ओलिवर लीडर के मुंह से सुना था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये समझ में आ सकता है। शक्तिशाली और प्रतिभाशाली अधीनस्थों का होना राज्य के हित में है। सार्थक ने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया था और कम उम्र में वे स्वाभाविक रूप से उसे अपने बैनर के नीचे रखना चाहेंगे। ये बुरा नहीं लगता। इसके अलावा राज्य में एक स्थिति के साथ मुझे बहुत अधिक जानकारी तक पहुंच मिल सकती है। उसने सोचा। तुम क्या कहते हो, सार्थक? एलिस ने सावधानी से पूछा। भले ही उसे सार्थक की नेता माना जाता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जो सार्थक नहीं चाहता। इसलिए वह उसकी पुष्टि सुनना चाहती थी। सार्थक ने उसे सिर हिलाकर कहा, मैं भी इस बात से रोमांचित हूँ और चीज़ों के बारे में अंधेरे में रहना मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है, चलो उन गिल्ड मिशनों को पूरा करते हैं। सार्थक ने जवाब दिया, जिससे एलिस मुस्कुरा उठी। ठीक है सार्थक, उसने खुश होकर कहा और फिर इसला की ओर देखा। इसला, हमारे साथ आओ। मैंने एक झूठी पहचान के तहत पंजीकरण कराया है और ऐसा लगता है कि मेरी रैंक भी है, इसलिए जब तक तुम पंजीकरण कराओ और रैंक सी या बी पर रहो, यह मेरे साथ टीम बनाने के लिए पर्याप्त होगा। फिर हम राज्य के नेताओं को आश्चर्यचकित करने के लिए रैंक को तेजी से बढ़ाने के लिए धोखा देंगे, जिससे उनकी नज़र में हमारा मूल्य बढ़ जाएगा। उसने जल्दी से कहा। इसला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जब वे सब सहमत हो गए तो वे तैयार होने चले गए, क्योंकि एलिस ने कहा था कि वे तुरंत जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एलिस का छोटा भाई अलविदा कहने आया और कुछ ही देर बाद वह चला गया। तुम्हारा भाई किस लिए आया था? सार्थक ने पूछा जब उसने उसे दूर जाते देखा और एलिस मुस्कुराए। वह एक खूनी साथी की तलाश में है। जाहिर है इस बार वह असफल रहा, इसलिए मुझे लगता है कि वह फर्स्ट अकेडमी जाएगा और देखेगा कि क्या उसे कोई साथी मिल सकता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसे ही किसी साथी की तलाश है। उसने आश्चर्य से सोचा, हालांकि वह एलिस को, विशेष रूप से उसकी थोड़ी सी उभरी हुई गर्दन को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। हर बार जब वह उस नाजुक सुंदर गर्दन को देखता तो उसे अपने अंदर कुछ जलता हुआ महसूस होता, जो उसमें अपने दांत गड़ा देना चाहता था। ये वही बात है। कितना अजीब है, उसने सोचा और अनजाने में अपना हाथ एलिस की गर्दन पर रख दिया। वह चौंक गई और उसने अपनी आंखें घुमाकर उसकी ओर देखा। सार्थक? उसने संदेह से पूछा, हालांकि वह ये देखकर दंग रह गई कि सार्थक की आंखें उसकी गर्दन की ओर देखते हुए हल्की सी चमक रही थीं। एक क्षण के लिए उसका दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन तभी सार्थक को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। माफ़ करें, कोई बात नहीं, उसने अजीब तरीके से जवाब दिया और एक बार फिर अपने कमरे में दाखिल हुआ। एलिस उसे इस तरह देखकर दंग रह गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। सार्थक की आंखों में जो कुछ उसने देखा था, उसे एक क्षण तक देखने के बाद उसने सोचा, क्या यह इच्छा थी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे मेरा खून पीने की इच्छा हो रही है? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? उसने सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी वह जल्द ही शांत हो गई और उसने अपने मन को मूर्खतापूर्ण विचारों में इधर उधर भटकने से रोक लिया। उसने कई बार सांस ली और जब उसकी सांस खत्म हुई तो उसने बगल से सार्थक की आवाज़ सुनी। मैं अब तैयार हूँ।
क्या हम आज बाहर जा रहे हैं? उसने उसे चौंकाते हुए पूछा। उसे देखने में परेशानी हुई, लेकिन फिर भी एक पल के लिए शांत होने के बाद उसने सिर हिला दिया। हम थोड़ी देर में निकलेंगे। क्या इसला अभी तैयार है? उसने झिझकते हुए पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। उसे तैयार होना चाहिए। ओह, उसने अचानक अपनी नज़र उठाते हुए कहा। कोई संदेश? उसने एक संदेशवाहक पक्षी से एक छोटा सा संदेश प्राप्त करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए पूछा। जब उन्होंने छोटा सा पत्र खोला तो गिल्ड का लोगो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या वे मुझे बुला रहे हैं? ऐसा लगता है कि इस बार कई बी रैंक के शिकारियों को बुलाया गया था। यह एक दिलचस्प मिशन लगता है, उसने सोचा जब एलिस ने उसकी ओर देखा। इसमें क्या लिखा है? उसने संदेह से पूछा। मुझे गिल्ड में बुलाया जा रहा है, लगता है कि बी रैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है, उसने कहा, और उसने उसकी ओर सिर हिलाया। शायद वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए, उसने कहा, और कुछ ही देर बाद इसला बाहर आ गई। फिर कुछ ही देर बाद वे तीनों खूनी भोर के शहर की ओर चल पड़े। तीनों में से सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के कारण यह आमतौर पर सबसे ज्यादा दौरा किया जाने वाला शहर भी है। हालांकि यहाँ कमर्शियल सिटी की तरह बड़ी दुकानें या बड़े व्यापार नहीं हैं, फिर भी यह रहने और छोटे व्यापार दोनों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन जैसे ही सार्थक शहर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि इस बार बहुत कम लोग शहर में प्रवेश कर रहे थे। कम से कम पिछली बार जितने लोग यहाँ आए थे उतने तो नहीं। शायद ये दिन के कारण हो सकता है, लेकिन वातावरण में एक आभा ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ और हो रहा है। क्या ये हत्याओं के कारण हो सकता है? एलिस के अनुसार कुछ होटलों में भी हत्याएं हुई थीं। सार्थक ने इधर उधर देखते हुए सोचा। जल्द ही वे शहर में प्रवेश कर गए और बिना समय बर्बाद किए उन्होंने एक अच्छे होटल में कुछ कमरे किराए पर लिए और फिर गिल्ड की ओर चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने इसला के लिए रैंक प्राप्त की, अतः संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे सी रैंक प्रदान की गई। ये बहुत अच्छा है इसला, अब हम एक समूह के रूप में जा सकते हैं, एलिस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, और वे उस ओर बढ़ गए जहां उन्हें बुलाया गया था। इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गिल्ड में कई बी रैंक के शिकारियों को बुलाया था। कई लोग आए और दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब वे पहुंचे और मिशन के बारे में सुना तो वे वापस लौट गए, या कम से कम मुख्य हॉल के बाहर यही अफवाहें थीं। सार्थक, एलिस और इसला जल्द ही 3 गिल्ड मास्टर्स में से एक के कार्यालय में पहुंच गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिस ने अब अपने चेहरे को लाल घूंघट से ढक रखा था, जबकि उसकी तलवार उसकी पीठ से लटक रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि यह वही संगठन था जिसका इस्तेमाल उसने झूठे नाम से पंजीकरण कराने के लिए किया था। मैं मैथ्यू डिट्रिच हूँ, मैं अपनी टीम के साथ हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सार्थक ने दरवाजा खटखटाया और जल्द ही उसके लिए दरवाजा खोल दिया गया। कुछ शिकारी यह जानने में रुचि रखते थे कि यह नया बी रैंक शिकारी कौन है। अफवाहों के अनुसार उसने एक प्रशिक्षक को हराया जिसका वे अपनी महान शक्ति के लिए सम्मान करते थे। क्या वह वास्तव में इतना सक्षम था? और इससे भी अधिक, उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटा था। इसलिए वे जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए बाहर गए, लेकिन उसके पीछे 2 खूबसूरत महिलाओं को देखकर दंग रह गए। उनमें से एक थी तुम, रोज वन। एलिस को देखकर वे चौंक कर चिल्लाए और डर के मारे पीछे हट गए। एलिस ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा, क्योंकि उसने उन्हें अपना नकली नाम पुकारते हुए सुना था, लेकिन जल्द ही मुस्कुराई। मुझे यहाँ जोकरों के एक समूह को देखने की उम्मीद नहीं थी, उसने उन लोगों से दोबारा सामना होने पर मजाकिया लहजे में कहा। वे कई कदम पीछे हटे, लेकिन जल्द ही उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि गिल्ड मास्टर की नज़र उन पर थी। उस भयानक शक्ति से वे कांप उठे, इसलिए उन्होंने जल्दी से झुककर क्षमा मांगी और भाग गए, जिससे कुछ ही शिकारी यहाँ रह गए। सार्थक फिर अंदर आया और गिल्ड मास्टर ने उसे सिर हिलाकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है मैथ्यू, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे हो कि रोज वन के नेतृत्व में टीम का नेतृत्व कर सको। यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है, गिल्ड मास्टर ने कहा और खड़ा हो गया। मेरा नाम फिलिप बेकर है, मैं इस शहर में शिकारियों के संघ का तीसरा मास्टर हूँ। आप मुझे फिलिप कह सकते हैं, उसने कहा, और सार्थक ने अपना हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। मैं मैथ्यू डिट्रिच हूँ। परिचय के बाद फिलिप बेकर खड़े हुए और उन्होंने एक नक्शा तथा एक मिशन निकाला। मेरे हाथ में जो नक्शा है उसकी जांच आपको करनी है, और जिस मिशन से आप डर रहे हैं वह है हाल ही में हुई हत्याओं की जांच। इसलिए अगर आप में से कोई इसे नहीं लेना चाहता है तो आप जा सकते हैं, हम इस मिशन को उच्च रैंक पर मूल्यांकन के लिए किंगडम को भेज देंगे। फिलिप बेकर ने पानी की जांच करने के लिए कहा। वहां मौजूद कई शिकारियों के माथे पर बल पड़ गए। वे ज्यादातर बी या सी रैंक के शिकारी थे और उन्हें उस मिशन के बारे में फैली अफवाहों के बारे में पता था। उनमें से कोई भी इस तरह से अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, जबकि स्पष्ट उदाहरण मौजूद थे कि अपने वर्तमान पद पर रहते हुए वे इस तरह के मिशन को पूरा नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि कई लोग उठकर चले गए, जिससे सार्थक को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
अंत में उनकी टीम के केवल 3 लोग ही वहां बचे, साथ में एक महिला भी थी जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी हुई थी। वह लंबी दिख रही थी और सार्थक के अनुसार यह महिला शक्तिशाली थी। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग ही यहाँ रहेंगे। ईमानदारी से कहूँ तो इस बार ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए कुछ और कहूँगा कि यह मिशन सुनकर हर कोई क्यों जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप प्रतिभाशाली शिकारी मर जाएं। गिल्ड मास्टर ने कहा और कुछ और कागजात निकाले।